अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, जब से मेरे कप्तान हुकूमत से महरूम हुए हैं, एक बयानिया बड़े तसलसल और तवातुर से फैलाया जा रहा है कि मेरे कप्तान ने अवाम में मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सियासी मैदान में उनका कोई मुकाबिल नहीं रहा। सोशल मीडिया पर एक तासुर नहायत महारत से फैलाया गया है कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की तमाम कुव्वतें इकट्ठी होकर मेरे कप्तान का रास्ता रोकने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन मेरे कप्तान हैं जो अकेले ही सारी कुव्वतों से नबुर्द आज़मा हैं। ये हकीकत सभी तस्लीम करते हैं कि मेरे कप्तान की हुकूमत में महंगाई और बैड गवर्नेंस की वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ गया था। यह भी हकीकत है कि हुकूमत जाने के बाद उन्होंने गैर मुल्की साजिश का बयानिया मकबूल बना लिया और साइफर लहराकर अमरीका को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार ठहराया। उस वक्त मेरे कप्तान की बातों से यूं लगता था कि गोया वो कोई महमूद गजनवी हैं जो अमरीकी साम्राज्य के बुत को अपनी आहनी ज़र्ब से पाश कर देंगे और आज़ादी का नया सूरज तुलू होने के लिए मेरे कप्तान के इशारे का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज़ादी का सूरज तुलू होने के लिए मेरे कप्तान के इशारे का इंतजार ही करता रह गया और इनकलाब के काफिले ने यू टर्न ले लिया। मेरे कप्तान ने हुकूमत जाने का मलबा अमेरिका से उठाकर जनरल बाजवा पर डाल दिया और अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक लॉबिंग फर्म की खिदमात भी हासिल कर ली। अगले चंद माह जनरल बाजवा मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ियों के निशाने पर रहे। फिर मेरे कप्तान ने इंकशाफ किया कि उनकी हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा नहीं बल्कि पीडीएम का हाथ है, तो सोशल मीडिया के कारीगरों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को टारगेट कर लिया। कुछ ही दिन बाद मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत खत्म होने का जिम्मेदार पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को करार दे दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 11 माह के दौरान जहां मेरे कप्तान ने मुख्तलिफ लोगों पर अपनी हुकूमत जाने की जिम्मेदारी डाली, वहीं उन्होंने अपनी मकबूलियत साबित करने की काविशें जारी रखी। 25 मई को मेरे कप्तान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। मेरे कप्तान ने 10 लाख लोग लाने का दावा किया था। जिन लोगों को मेरे कप्तान की बेपनाह मकबूलियत का यकीन था वो इस दावे को सच्चा समझ बैठे, मगर मेरे कप्तान 10 लाख तो क्या 10,000 लोग भी इकट्ठा करने में कामयाब ना हो सके और मकबूलियत कायम रखने के लिए मजहबी टच देकर वापस लौट गए। उसके बाद मेरे कप्तान ने अपनी मकबूलियत का सबूत देने के लिए जलसों का तवील सिलसिला शुरू किया और 55 से जायद जलसे किए। मेरे कप्तान अपनी मकबूलियत साबित करने के लिए इस कदर जज्बाती थे कि बदतरीन सैलाब में भी जलसे जारी रखे। जलसों के बाद मेरे कप्तान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तवक्को ये थी कि इस बार मकबूलियत के अरूज पर बैठे कप्तान का लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम कर देगा, लेकिन ये लॉन्ग मार्च पहले दिन से ही ठुस होना शुरू हो गया और रोजाना चंद किलोमीटर चल कर रुक जाता। मेरे कप्तान के फैन आते, उनकी तकरीर सुनते और घरों को वापस लौट जाते। 1 महीने तक ये लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद का फासला तय न कर सका। फिर मेरे कप्तान ने रावलपिंडी में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान किया। गो मेरे कप्तान बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गए, लेकिन इस जलसे को तारीखी बनाने के दावे सिर्फ दावे ही रहे। इतने लोग इकट्ठे ना हो सके कि मेरे कप्तान इस्लामाबाद में धरना देकर हुकूमत को मुश्किल में डाल सकें। इसी जलसे में मेरे कप्तान ने 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया। असेंबलियां तोड़ने के बाद भी कुछ हाथ ना आया और मेरे कप्तान ने अपनी बेपनाह मकबूलियत का सबूत देने के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। इस तहरीक की नाकामी ने मेरे कप्तान की मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। 5 दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 183 अफराद ने गिरफ्तारी दी है, जिनमें से काफ़ी लोग जमानत के लिए अदालतों से रुजू भी कर चुके हैं। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक को तहरीक इंसाफ के लोग अलामती तहरीक करार दे रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि यह तहरीक मेरे कप्तान के लिए मलामती तहरीक बन गई है। 2 सूबों से 5 दिन में सिर्फ 183 अफराद की गिरफ्तारी ने जहां हुकूमत के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की, वहीं मेरे कप्तान की मकबूलियत का जो हवा बना था उसे बेनकाब कर दिया है। पुलिस ऐलान करती फिर रही है, लेकिन खुद को मुल्क की मकबूल तरीन जमात का कोई फर्द गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं। अब मेरे कप्तान जावेद अली नामी शख्स को साथ बिठाकर और नया बयानिया बनाकर अपनी को सहारा देने की कोशिशों में है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी है। राजनपुर में होने वाले आज के ज़िमनी इंतखाबात में अभी तक मेरे कप्तान के उम्मीदवार मोहसिन लगारी को बरतरी हासिल है। मेरे कप्तान की मकबूलियत पर मेरे 7 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कप्तान ने वज़ीर आज़म होते हुए साइफर हवा में लहरा दिया, लेकिन इंक्वायरी कराए बगैर असेंबली तहलील कर दी। क्या ये साइफर सिर्फ बयानिया बनाने और आवाम को धोखा देने के लिए लहराया गया था? सवाल नंबर 2, अगर मेरे कप्तान अपनी हुकूमत में साइफर की तहकीकात करा देते और वो मामला साबित हो जाता, तो क्या इससे मेरे कप्तान को ज्यादा मकबूलियत ना मिल जाती? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान ने अपनी मकबूलियत का ग्राफ बरकरार रखने के लिए पहले अमेरिका पर इल्जाम तराशी की और फिर जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार करार दिया।
जनरल बाजवा पर इल्जाम लगाने के लिए मेरे कप्तान ने उनकी रिटायरमेंट का इंतजार क्यों किया? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान अगर वाकई इतने मकबूल होते तो मिलियन मार्च में मिलियन ना सही आधा मिलियन लोग इकट्ठे कर लेते। क्या मेरे कप्तान की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक महदूद है? सवाल नंबर 5, जेल भरो तहरीक में ना होने के बराबर लोगों ने गिरफ्तारी दी है। अगर मेरे कप्तान के कारकुन अपने लीडर के कहने पर भी गिरफ्तारी नहीं दे रहे तो क्या ऐसे लीडर को मकबूल लीडर कहा जा सकता है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान के बकौल पंजाब के सबसे बड़े डाकू तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। क्या चौधरी परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बनाने से मेरे कप्तान की मकबूलियत में इजाफा होगा? सवाल नंबर 7, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, लेकिन पंजाब असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात और आज राजनपुर में होने वाले इलेक्शन में पीटीआई का पलड़ा भारी है। क्या मेरे कप्तान का कारकुन उनके कहने पर गिरफ्तारी तो नहीं देता, लेकिन वोट मेरे कप्तान को ही देता है? इन तमाम मामलों के ऊपर, इन तमाम सवालों के ऊपर जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार अतर काजमी साहब हमारे साथ हैं। सीनियर तज्जियाकार अमार मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत तारड़ साहब से। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त राजनपुर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह बर्तरी में है। क्या ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की भरपूर कोशिशों के बावजूद ऑस्टेरिटी ड्राइव भी अभी अनाउंस की गई वज़ीर आज़म की तरफ से भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो बरकरार है, बल्कि विनिंग पोजीशंस के अंदर हैं? आपके लिए लम्हा फिक्रिया है ये? देखिए, मेरा ख्याल अभी बहुत कबल वक्त है फाइनल रिजल्ट से पहले कोई इस पे ओपिनियन फॉर्म करना। मगर देखिए, वोट बैंक तो सारी पार्टियों का बरकरार है और इस बात को भी पेश नजर रखना होगा कि पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट, जो कि एक लोकल कैंडिडेट है, गुरचानी ट्राइब से ताल्लुक है, वो भी वहां पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, हर हल्के की अपनी जो है वो पिक्यूलियरिटीज हैं। तो ये हर हल्के पे डिपेंड करता है और ये एक लार्जली रूरल हल्का है जिसके अंदर ऑब्वियसली धड़ों का भी वोट है, ट्राइबल वोट है। तो ये जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो फिर बेहतर तज्जिया दिया जा सकेगा। तारड़ साहब, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट अगर आप आपस में मिला भी लें तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर वोट नहीं बनते। ये अगर फाइनल पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद बेहतर होगा तज्जिया, अभी बहुत कबल वक्त होगा कुछ कहना। अच्छा, ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको आपने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि उनके रिजल्ट जो हैं बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। नहीं, रिजल्ट्स वर्कर कन्वेंशंस को जांचने का मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपके पास क्या पैमाना है कि कौन सा वर्कर कन्वेंशन सक्सेसफुल है, कौन सा नहीं है। वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जा रही हैं, उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पार्टी मुनज़्ज़म हो रही है, पार्टी के वर्करों को एक नया जोश वलवला मिल रहा है। और बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर उन्होंने हर जगह पे यूथ कोऑर्डिनेटर्स की भी अपॉइंटमेंट की है, सोशल मीडिया टीम से मुलाकातें की हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन की तंजीमें हैं उनको फाल किया है, जो खाली पोजीशन थी उनको फिल किया है। तो ये जो तंजीमी दौरे होते हैं उनका मकसद यही होता है कि वेकेंट पोजीशंस को फिल किया जाए और लोगों से मेल मुलाकात करके पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म और मुतहरक किया जाए। तो ये तमाम धड़े जिनसे वो मुलाकातें कर रही हैं, और देखिए उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। आते ही उन्होंने पंजाब की विमेन की प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, हमारी बड़ी यंग डायनामिक इलेक्टेड एमएनए है नौशीन। उसके बाद उन्होंने हिना भट्ट साहिबा हमारी लाहौर से हैं, उनको लाहौर का यूथ का कोऑर्डिनेटर बनाया। हर जिले में वो यूथ कोऑर्डिनेटर्स भी बना रही हैं। तो देखिए ये बड़ा बारीक बीनी वाला काम है। मैंने तो 15 साल ये काम किया है, मुझे बड़ी समझ है इस काम की। तो आई थिंक शी इज मेकिंग ऑल द राइट मूव्स और वो आने वाले दिनों में मजीद उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी और ये चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन तारड़ साहब, ये जो एक इम्प्रेशन आ रहा है, जारी बात है इस वक्त आपके गवर्नर्स जो हैं वो भी इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे हैं और अब मामला जो है ऑब्वियसली कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुना जाना है। अभी तो जारी बात है बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर एतराज़ आया हुआ है, लेकिन ये जो एक इम्प्रेशन है कि जनाब मुस्लिम लीग नून एक्चुअली इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि उसे अपनी कामयाबी के जो इम्कानात हैं बहुत कम नजर आ रहे हैं, इस इंप्रेशन को किस तरह जाहिर किया जाएगा? देखिए ऐसी बात कतई नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक शख्स की अना या जिद की वजह से असेंबलियों को कबल अज वक्त तहलील किया गया है और IMF के पास हम तो नहीं गए थे, इमरान न्याजी साहब गए थे, और अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या बाकी कुछ इश्यूज हैं उनको लीगली देखा जाना चाहिए। मगर हैविंग सेड दैट हम इलेक्शनों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इलेक्शंस हमारी तरफ से कल करवा लें। मगर ये नहीं होगा कि बेंच जो है वो पहले ही 2 प्री डिटर्मिन्ड माइंड वाले जजेस जिन्होंने डोगर वाले केस में नोटिस लिया, एक बिल्कुल इररेलेवेंट मैटर था, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, उसके बाद बायसनेस शो की,
देखिए, ये हमारा हक है कि हमने अगर तहरीरी एतराज जमा कराया है उन 2 जजेस पे, तो उनको नहीं बैठना चाहिए। और एक जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस दायर हो चुका है। और जब काजी फायजीसा साहब की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया था तो वो तो आबदीदा भी हुई, तो किसी को रहम नहीं आया था माय लॉर्डशिप्स को। अब अगर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का लाहौर कैंट में एक प्लॉट निकल आया है जिसकी असल कीमत 40 करोड़ है और वो 10 करोड़ का उन्होंने खरीदा है और उनके खरीदने से एक दिन पहले खरीदार ने खरीदा है, तो ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब तो देना होगा। ये नहीं हो सकता कि काजी फायजीसा के लिए और मेयार हो, इनके लिए और मेयार हो। बिल्कुल आइन की तशरीह करें, कानून की तशरीह करें, मगर ये फुल कोर्ट हमारी डिमांड है। माइनस दीज 2 जजेस आप फुल कोर्ट बिठाएं और जो फैसला करेंगे वो बिल्कुल काबिल कबूल होगा। ये ताड़ साहब, अभी आपने अपने जवाब में एक जुमला कहा था कि जी एक शख्स की अना के लिए जो है वो असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए। कुछ इस तरह का रिमार्क जो है वो बेंच की जानिब से भी आया था। गालिबन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस किस्म की बात की थी कि ये भी देखना है कि असेंबलियां सही तरीके से तहलील हुई हैं या नहीं हुई। क्या आप लोग भी इस मामले को आर्ग्यू करने जा रहे हैं कि असेंबलियों की तहलील सही हुई या नहीं हुई? इसके ऊपर भी कोई आर्गूमेंट्स होंगे क्या? देखिए, आइन रीराइट किया गया जब 63A की तशरीह की गई, जब ये कहा गया कि वोट देने वाला शख्स किसी और पार्टी को उसका वोट गिनती में शुमार ही नहीं किया जाएगा। और जब आइन के अंदर लिखा है पार्टी हेड, कहा गया नहीं ये पार्टी हेड नहीं है, पार्टी हेड तो डिक्टेटर बन जाएगा, तो इसलिए ये पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन है। तो देखिए, जब आइन रीराइट किया जाता है तो ये सवाल बिल्कुल काबिले गौर है। मगर इसमें मैं ये जरूर अर्ज करता चलूं, हमारी 2 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त है कि ये 2 जजेस रिक्यूज करें। दूसरी दरखास्त है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि आइन की तशरीह में पूरे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आए। और तीसरा हमारा, फिर हम मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज करेंगे। मेरिट्स पे अगर बात आती है तो फिर ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि ये जो असेंबलियों की तहलील थी ये किस तरीके से की गई। मगर फिलहाल हमारा ये जो डिमांड है कि 2 जजेस इसमें ना बैठे, वो बड़ी जायज डिमांड है। अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती ताड़ साहब, अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती तो आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, अगर ये इतनी जिद है तो ठीक है, हम आर्ग्यू अपना केस जरूर करेंगे और अपना लाहे अमल जो है वो कानूनी मुशावरत के बाद उसका ऐलान करेंगे। क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। यानी इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। ठीक। तो ये कुछ आइन कानून के तकाजे हैं जो पूरे हों, अदरवाइज फिर ये शक व शुबहात उठेंगे जो भी फैसला आएगा उस हवाले से, और शक व शुबहात नहीं उठने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपका। नाज़िम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, गुफ्तगू आपने सुनी। आसमा साहिबा, अतर काज़मी साहब और अमार मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले आसमा साहिबा, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, जो जवाब पेश किया जा रहा है इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं राजनपुर से, ऑब्वियसली ये सीट तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही थी, लेकिन अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो मुस्लिम लीग नून के लिए फिर भी कोई नंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया उसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एटलीस्ट वो बयानिया जो है उनका वोटर और बल्कि मजीद वोट बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है पंजाब के अंदर। मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया है। जी बिल्कुल है, और शायद यही वजह है कि इंतखाबात को ऑप्ट नहीं किया जा रहा है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शंस की हामी इसलिए भी नहीं है कि वो इस मुकाबले से बाहर रह के जो है वो काम करना चाहते हैं फ़िलहाल, या मुकाबले से ही बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस हल्के की भी डायनामिक्स है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा तारड़ साहब ने भी, और मैं इसलिए इस बात से मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं इलेक्शन, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे इनके बीच में एक इत्तेहाद सा नजर आता है कि PDM की जमातें मिलकर इलेक्शन जो है वो लड़ेंगी। और यही इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी है कि तमाम PDM की जमातें अगर मिलकर भी लड़ रही हैं तो भी उनका जो कैंडिडेट है वो कामयाब हो रहा है। और ये हल्का जो है ये जाफर लगारी साहब का ये वैसे ही तहरीक इंसाफ का हल्का था, यानी पिछले इलेक्शंस में भी, और इसके बावजूद कि वो जानते हैं कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आना, खैर इस हल्के पे जीतने वाला तो वापस आएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। तो दूसरी बात यह है कि जो एक पॉपुलैरिटी की वेव की आपने बात की थी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि एक मोमेंटम बनाया गया है, और उसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि जो अर्बन पब्लिक ओपिनियन वाले कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या जो एरियाज हैं वहाँ पे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आम इंतखाबात होते हैं तो वो आम इंतखाबात के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं, उसमें बरादरी सिस्टम भी हो जाता है। फिर आपके तमाम का अभी तक तो लाइक इट और नॉट PDM ने पूरा महाज जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में दिया हुआ है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा किसी भी तौर पर। अब आके मरियम
मरियम साहिबा को 1-1.5 हफ्ते से अगर वो मैदान में निकली हैं तो निकली हैं। इसके अलावा पीडीएम की तरफ से किसी ने भी इमरान खान साहब को चैलेंज नहीं किया और यूं समझिए कि तकरीबन पिछले 8-9 बल्कि 10 महीनों से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब जो है वो अपना नैरेटिव जो है वो बता रहे हैं रोज टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे और पब्लिक में भी। मतलब 65-66 जलसे करना कोई मामूली बात नहीं है जो कि उन्होंने किए हैं और ये किसी भी और लीडर की बस की बात नहीं है। तो ये अपनी जगह पे बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत देखना होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो कितना अवॉइड कर सकती है। अगर उनको इंतखाबात में जाना पड़ेगा तो ये जो हल्के हैं या जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है और खास करके महंगाई है, उनको सोचना होगा कि किस तरह से वो पब्लिक को फेस करेंगे। ये अतर काज़मी साहब, ये जहाँ तक हल्के की सियासत का ताल्लुक है, ऑब्वियसली एक दलील तो ये दी जा रही है कि ये जो हल्का था या इससे पहले भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें मेजॉरिटी जो हल्के थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पास थे जहाँ पे ये ज़िमनी इंतखाब हुए। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन जेल भरो तहरीक के साथ किया जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों का यही कहना है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी डिसमिल किस्म की रही है। जितने लोग इन्होंने खुद भी टारगेट किए हुए थे उतने लोग भी गिरफ्तारियों के लिए नहीं आए, जबकि वो भी एक बड़ा छोटा नंबर था। उन्होंने कहा था रोज़ाना के हिसाब से 200 लोग आएंगे गिरफ्तारियां देने के लिए, लेकिन ये नंबर उसके करीब करीब भी कहीं नहीं है। इसको किस तरह एवेल्युएट करेंगे, इलेक्टोरल रिजल्ट को और जेल भरो तहरीक को आप? देखिए, जमहूरियत में जो मेन आप किसी भी चीज को देखते हैं कि कोई मकबूल है या नहीं है, अवाम के अंदर उसकी क्या स्टैंडिंग है, वो उसका एक ही मेयार है, वो है इलेक्शंस। और आज का अगर हल्का देख लें, ये अर्बन हल्का नहीं, ये रूरल हल्का है। यहाँ पे अब तक जितने नताज हैं 120 के करीब गालबन पोलिंग स्टेशन, नून लीग से डबल वोट है तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और नून लीग पीपल्स पार्टी टीएलपी का वोट मिला के भी पीटीआई जितना वोट नहीं बन रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली खान साहब की जमात तो पॉपुलर है। अब इसमें दूसरी तरफ जो वो कहते हैं कि जी आगे जाके बहुत सारे और भी मसाइल हैं, चीजें हैं, जिस तरह अभी अता तारड़ साहब भी कह रहे थे कि अभी मजीद हल्कों का रिजल्ट भी आना है, लेकिन लग रहा है सामने वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैं वो भी करना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि जनाब 2 जज साहिबान अलहदा हो जाए, मुज़ाहिर नकवी साहब। देखें, ईसा नकवी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आया था, उस रेफरेंस का जो फैसला आया है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जनाब प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। और सॉरी, काजी फाइज ईसा साहब, उसमें वो कोई आगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसकी कोई हेयरिंग नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई, कोई जायदादों का नहीं बताया गया कि जो लंदन में उनके खानदान की वो मुबैना जायदादें थी, कोई उसमें मुकदमा आगे नहीं चला। और यकीनन मुआइन और कानून के मुताबिक फैसला आया होगा। यहाँ पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो केस किसका सुन रहे हैं? वो इलेक्शंस के हवाले से केस सुन रहे हैं जो जिस बेंच का हिस्सा है, और ये उस बेंच में 5 बंदे वो भी हैं जिन्होंने इनकी हुकूमत, खान साहब की हुकूमत का जो फैसला था कि असेंबलियां को तोड़ दो, उसमें उन्होंने असेंबलियां बहाल की। तो 5 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो भी हैं। मुज़ाहिर नकवी साहब जिनकी तस्वीर मरियम बीबी ने दिखाई, वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। मियां साहब के खिलाफ साजिश उन्होंने कहा जी 2000 में हुई। और इसी तरह जनरल फैज की जो तस्वीर दिखाई, जनरल फैज भी 2019 में आईएसआई के सरबराह बने। तो समझ नहीं आ रहा कि बयानिया है क्या। ये बड़ी चीज है समझने की कि आज जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट है वो इस चीज की अक्कासी करता है कि इनका जो भी बयानिया है वो अवाम में मकबूलियत नहीं हासिल कर रहा। मकबूलियत क्यों नहीं हासिल कर रहा? इनका बयानिया। इसके ऊपर अमार साहब से कमेंट लेना चाहूंगा। अमार साहब, ये तो हकीकत है, वाकई ये मेरे सवाल भी अभी तारड़ साहब से यही किया था कि मरियम नवाज साहिबा को जो है मैदान में उतारा गया, उनको इंग्लैंड से यहाँ पे वापस भेजा गया, चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा उनको दिया गया, लेकिन जो डिविडेंड्स, जो रिजल्ट्स मुस्लिम लीग नून अब तक हासिल करना चाह रही थी, क्या वो नहीं आ सके? या मेरे ख्याल में क्या मरियम नवाज को जज करने के लिए अभी बहुत जल्दी है, अभी थोड़ा सा मजीद इंतजार करने की जरूरत है? देखिए मंसूर, अभी तक जो गुफ्तगू हो रही है उसका बुनियादी नुक्ता ये रहा कि खान साहब ने एक बयानिया बनाया और वो बयानिया लोगों के जहनों में सरायत कर गया और बहुत पॉपुलर हो रहा है। और राजनपुर की नशिस्त और बाकी ज़िमनी इंतखाबात भी खान साहब उसी वजह से जीत रहे हैं। हमें एक लम्हे को रुक कर इस बात पर सोचना चाहिए कि ये बयानिया किस तरह बनाया गया। अगर ये बयानिया हक सच की बुनियाद पर बनाया गया, जमहूरियत की बुनियाद पर बनाया गया, वोट को इज्जत दो, पार्लियामान की बालादस्ती की बुनियाद पे बनाया गया, तो बहुत अच्छा बयानिया है, ज़रूर ये बात होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बयानिया झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बनाया गया तो फिर तो ये पाकिस्तान के अवाम को ज़हनी तौर पर हाईजैक करने के मुतरादिफ है। देखिए, पहले बात क्या शुरू की? पहले बात शुरू की कि अमेरिका ने ये साजिश की है।
अच्छा, पाकिस्तान में एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है। फिर आपको पता है कि मजहब का तड़का भी ये लगाते रहे और वो कासिम सूरी की वीडियो भी सबने देखी। फिर आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि किस तरह यू टर्न लेते रहे। अब इन्हें यू टर्न नहीं कहना चाहिए, ये बुनियादी तौर पर एक राउंड अबाउट में घूम रहे हैं। जिस जगह पर शाम को होते हैं उससे मुखालिफ जगह पर सुबह खड़े होते हैं। जैसे कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खान साहब ने वो एक शख्स को बिठाया, आज सारे सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। कल उससे हमदर्दियां जीती अवाम की कि पता नहीं उसके साथ क्या जुल्म हुआ, आज सारे सोशल मीडिया पर यह डिस्कस हो रहा है कि पता नहीं 50 लाख रुपया उसने खा लिया और उस्मान डार के कहने पर वो कमीशन ले रहा था। बयानियां जरूर बनाए, लेकिन अगर वो बयानियां झूठ की बुनियाद पर है, प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर है, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो दूसरी सियासी जमातों का मसला है वो भी बड़ा वाज़ेह है कि जब तक वो अपना कोई बयानिया तख्लीक करने की कोशिश करती हैं उस वक्त तक खान साहब एक नया झूठ क्रिएट कर लेते हैं। ये जैसे कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपके ख्याल में ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सिलसिला अभी चलेगा? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा। मुझे एक्चुअली एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं और आप जवाब दीजिएगा इसका जब मैं वापस आता हूं कि दूसरी जमातें जो हैं वो बयानिया बनाने का जब तक सोचती हैं तब तक इमरान खान साहब बयानिया बना चुके होते हैं। इसको इमरान खान साहब की कामयाबी कहा जाए या इनको ऑपोजिशन ऐसी निकम्मी मिली है जो एक्चुअली उनका मुकाबला नहीं कर पा रही? इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे राजनपुर से जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबकत में है और ये सीट पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास थी, लेकिन इस वक्त मोहसिन लगारी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं एक भारी अक्सरियत के साथ फिलहाल वो लीड के अंदर नजर आ रहे हैं। ब्रेक से पहले अमार मसूद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। अमार साहब फरमा रहे थे कि जब तक जो PDM की जमातें हैं वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रही होती हैं, इमरान खान साहब एक बयानिया पहले ही तैयार कर चुके होते हैं। अमार साहब, इसमें तो फिर ऑपोजिशन की जो इमरान खान साहब की ऑपोजिशन है, ये हुकूमती जमातें हैं, ये उनकी ना अहली नहीं है फिर इमरान खान साहब की कामयाबी से ज्यादा? देखिए, मेरे ख्याल में ना इमरान खान साहब एक चीज़ के बहुत माहिर हैं, वो मीडिया गिमिक्री के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, शोबदेबाजी के बहुत माहिर हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर चीज़, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हंगामी होती है, हर जलसा इनकलाबी जलसा होता है, तो वो इन चीज़ों के बहुत माहिर हैं और वो लोगों को इस तरह जहनी तौर पर हिप्नोटाइज करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे इक़दाम करते हैं। और देखिए, जब टीवी पर हमने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली खान साहब की और वो जो जावेद नामी शख्स दिखाया, जब टेलीविजन मुसलसल एक चीज़ दिखा रहा है तो ये बड़ा पावरफुल मीडिया है, इससे लोग मुसलसल कन्विंस होते हैं और वो सरासर आज के दिन पता चल गया झूठ था वो सारा, तो आज वो कोई और बात क्रिएट कर लेंगे, कल वो कोई और बात क्रिएट कर लेंगे, इस तरह वो। लेकिन दूसरी सियासी जमातों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि खान साहब अपनी बात से इतनी जल्दी फिर जाते हैं कि उनको दुरुस्त साबित करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही अपने आप को गलत साबित कर देते हैं। जहाँ तक दूसरी सियासी जमातें हैं, अगर कोई इन इंतखाबात के नताइज से ये समझ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में वोट बैंक ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, तो उसकी ये खाम ख्याली होगी। मरीम नवाज़ को अभी टास्क मिला है, उससे पहले आप और मैं और हम सारे दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं हम सब जानते हैं कि मरीम नवाज़ के एक पॉइंट आपने कहा कि अगर नून लीग का वोट बैंक कम हो गया है तो ये किसी का खाम ख्याली होगी। आपकी नजर में नून लीग का वोट बैंक कम नहीं हुआ है? जी बिल्कुल। आप ये जनरल इलेक्शन तक देखिए, ये जिस तरह कैंपेन बिल्ड करेंगे, आपको मरीम नवाज की आगे कैंपेन से नजर आ जाएगा कि पंजाब नून लीग के हाथ से नहीं गया। ये आपको छोटे छोटे पैचेस, स्पॉट्स और थोड़ी सी हाइपर किस्म की कैंपेन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप नून लीग को पंजाब में से माइनस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होगी सियासी पंडितों की अगर वो इस तरह सोचना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं सर इसको डिस्कस करना। आसमा साहिबा, ये इस तज्जिए से आप एग्री करेंगी? क्योंकि अभी तक तो जो सिचुएशन, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को कहीं पे भी कोई ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिली, या इवन रिजल्ट्स हों या कोई अवाम का कोई जमे गफीर हो, मरियम नवाज की यहाँ पे लैंडिंग हो लाहौर के अंदर, तब हमने जितने लोग देखे, अभी तक कोई ऐसी खातर खा कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है। अमार साहब के तज्जिए से एग्री करेंगे आप? जी बिल्कुल, जो बात अतर ने कही थी और अमार साहब भी कह रहे हैं कि देखिए, असल पैमाना तो पार्लिमानी जमहूरियत में इलेक्शंस का ही होता है। ये जो जलसे होते हैं ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़े किए हैं,
मरियम साहिबा के भी कोई छोटे जलसे पहले, अब की बात नहीं करी, वो भी कुछ कम नहीं थे। लेकिन असल जो पैमाना है वो तो इंतखाबात है, उसमें आपको वोट पड़ेगा तो पता लगेगा। जैसे आज देखिए टर्नआउट जो है वो 45% से ज्यादा रहा है, तो मेरे नजदीक ये बहुत अच्छा टर्नआउट है। और अगर टर्नआउट का मतलब ये है कि जो वोटर है वो बाहर निकला है और तमाम जमातों के निकले, लेकिन पीटीआई का ज्यादा निकला है, तो ये इस बुनियाद के ऊपर अगले इंतखाबात तक क्या सूरत हाल होगी वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। उसकी वजह ये कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, इमरान खान साहब के लिए खाली जगह थी। पिछले 10 महीने उन्होंने हर तरह का नैरेटिव जो है वो अपना सेल किया है, वो उन्होंने बेचा है। सोशल मीडिया देख लें, वैसे देख लें, नेशनल टीवी देख लें और उनके जलसे, तो वो हर एतबार से उन्होंने अपने वोटर को जो है वो एक्टिव रखा है। जेल भरो तहरीक उनकी एक फ्लॉप तहरीक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले उनके जलसे जो है वो मध्यम पढ़ना शुरू हो गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लॉन्ग मार्च एक फ्लॉप 3 शो था उनका जो कि सामने नजर आ गया, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात में आज के इलेक्शन को देख लें तो बेहतर कारकर्दगी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले जो 10 महीने या 8 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब इतने ही पॉपुलर होंगे, जो है वो पॉपुलर हो जाएगी। अच्छा, आसमा साहब एक सवाल आपने कहा कि इमरान खान साहब बयानिया बनाते हैं, अमार साहब के भी यही कहना था। मेरा सिर्फ एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब रोज शाम को 6 बजे 6:30 बजे आके मीडिया के ऊपर जो है वो कौम से खिताब करते हैं, कोई ना कोई नई चीज वो डिस्कस करते हैं, वो सच्ची है झूठी है मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन इसमें इमरान खान साहब का कसूर तो नहीं है ना, वो एक पॉलिटिशियन है, वो उन मीडियम्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आवाम से खिताब करने का तरीकाकार हो, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज साहिबा जब से लंदन से वापस आई हैं, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने अभी तक, सिर्फ एक इंटरव्यू, और अगर वो एयरवेव्स को कैप्चर नहीं कर पा रही और अगर वो ये सब कुछ नहीं करती तो इसमें इमरान खान साहब का कसूर तो नहीं है ना, ये तो नाअहली मुस्लिम लीग नून की है। और देखिए ये फुल क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने अपने वोटर को एंगेज रखा है। इतना लंबा जो टेन्योर है 10 या 11-12 महीनों का, ये कोई छोटा वक्त नहीं है। और फिर एक इंतहाई अनपॉपुलर लीडर से आप पॉपुलर लीडर बनते हैं, उसके अंदर भी कोई तो 7 से 11 की मैनेजमेंट तो इमरान खान साहब की बहुत ही ज्यादा अहम भी है और बहुत ज्यादा उनकी इंगेजमेंट भी है। और आप देखिए, बेशक आप लाइक इट और नॉट, बहुत सारे पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि जी वो तो सिर्फ गैलरीज के साथ खेलते हैं, उनको गैलरीज के साथ खेलना आता है। बहरहाल कुछ भी है, लोगों को वेंटिलेशन चाहिए और इमरान खान साहब वो वेंटिलेशन दे रहे। आज इतनी महंगाई है, अगर आज आप बाजार में भी थोड़ी देर पहले गई हुई थी, लोगों के हालात बहुत ही ज्यादा खौफजदा वो है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही उनको कि ये महंगाई किसी सूरत जो है वो कम होगी। लेकिन क्या है कि आपने सुना कि कोई स्ट्रेटजी पीएमएलएन या पीडीएम जमातों की सूरत में नजर आई कि कम से कम लोगों को आप होप दिलाएं, और अगर होप नहीं दिला रहे तो असल सूरत हाल ही बताएं और ये महंगाई क्यों हुई है वही बताया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस एतबार से पीडीएम जमातों ने या पीएमएलएन ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। उनकी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि किसी नारे लगाने तो क्या लगाने हैं, वो कौन सी बात कहनी है तो क्या नहीं कहनी है, वो एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी कि लोगों को आपने सच कितना बताना है, लोगों को आपने इंगेज कितना करना है, आपने यूथ को कैसे इंगेज करना है, आपने होप कैसे देनी है, आपने नैरेटिव क्या बनाना है। मसलन एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ूंगी मैं, मंसूर के अभी उनका 5 का टोला उन्होंने बताया, मुझे बताइए पीएमएलएन ने इसमें से जनरल बाजवा को क्यों निकाला है, क्यों उनको निकाला है इस नैरेटिव? वो सारे नैरेटिव की जो बुनियाद थी, जो जिसके खिलाफ पीएमएलएन खड़ी है, उसके जो सरगना थे वो तो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब थे, और उनको आपने 5 की तस्वीरों से निकाल दिया, बाकी सबको आपने इन कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ रियलिटीज हैं जिनको चेक करना पड़ेगा, और पब्लिक पल्स जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी इस सूरत में नहीं है मानने को तैयार कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कहां से हुआ है। ठीक है, वो 5 भी होंगे जिम्मेदार अगर आप समझते हैं, लेकिन क्या जनरल बाजवा को निकाल के आप ये समझते हैं कि आप लोगों को चले मैं इसी को पिकअप करता हूं, मैं आपकी इसी बात को पिकअप करता हूं, और मैं पूरे पैनल के सामने जो है ना, मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। अतर काज़मी साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने जनरल पकड़ लिए हैं? एक जनरल को टारगेट कर रहा है और एक दूसरा जो है वो दूसरे जनरल को टारगेट कर रहा है, और वो सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर जो आगे अपनी इलेक्शन कैंपेन लेके चलना चाहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह पहले यहाँ पे आसमा साहिबा ने भी जिक्र किया कि जनरल बाजवा का जिक्र नहीं है और जनरल फैज का जिक्र है, खान साहब जनरल बाजवा को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे इशू थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, ये जो बयानिए का इशू है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या कहा जाता है ना कि जी झूठ पे बयानिया बन गया, बयानिया क्या था? बयानिया ये था कि इमरान खान खटपुतली है,
उसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। वो किसी के कंधे पे बैठ के आया है, जब वो सारी उसकी सपोर्ट हट जाएगी तो इमरान खान तो बिल्कुल दूध की झाग की तरह बैठ जाएगा। क्या है, आज आप देख रहे हैं कि किसके पास सपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि आजकल के दौर में जो बयानिए बनते हैं वो अवाम लेके चलती अच्छा, एक मिनट अथर भाई, एक मिनट, ये जरा इसको एक एक करके जरा डायसेक्ट करते हैं। इमरान खान साहब किसी के कंधे पे बैठ के नहीं आए, आप समझते हैं? इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, मैंने पहले भी अर्ज की, लेकिन वोट वो अवामी लेके आए थे। इस वक्त जो लोग आए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट 2018 में आए थे। 2018 के इलेक्शन में उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जिताने में किरदार अदा किया या नहीं? बिल्कुल, उनकी पार्टी को मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल थी। पहले प्री पोल उनके बंदे वगैरह भी उनके साथ मिलवाए गए, लेकिन इलेक्शन डे पे उनको वोट पड़ा था। अभी जो फर्क है, इस वक्त जो हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आई थी, पिछली एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, लेकिन उनको अवामी हमायत हासिल नहीं है। ये बुनियादी फर्क है। दूसरी चीज ये है जो मैं अर्ज कर रहा था कि बयानिया के हवाले से, जी इमरान खान झूठ पे बयानिया बना लेते हैं, साइफर का मामला झूठा है। एक मिनट ठहरे, एक मिनट अथर भाई, एक मिनट, एक एक करके ना, एक एक करके। 2018 में आप फरमा रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे उनकी तरफ ट्रांसफर करवाए, हुआ ऐसा? ऐसा ही है ना? ये तो देखिए सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त हमायत हासिल थी, ये पता है। अच्छा, एक मिनट ठहरे ना, एक मिनट ठहरे ना सर। ये अगर ये एक फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया तो फिर ये गैर आईनी गैर कानूनी हरकत थी ना? ये गैर आईनी गैर कानूनी जो भी थी, पर वोट उसको आईनी पड़ा था जो अवाम ने डाला था। ये समझने की चीज है। देखें जो बंद कमरों में होता है, जो इस वक्त हो रहा है, पहले पीछे हो रहा है, जो पहले गुनाह हुआ है जरा उसको तो एक्सेप्ट करें ना अथर भाई। जो पहले गुनाह हुआ है, मैं तो अभी अगली स्टेज पे तो जा ही नहीं रहा। क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अगर बंदे डलवाए, पार्टी के अंदर डलवाए, इमरान खान के पास भिजवाए, गैर आईनी गैर कानूनी था या नहीं था? सबसे पहले ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि था या नहीं? इसमें मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना। खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने तो बहुत सारी कानून साजी में भी हमें इदारों की मदद लेते थे। खान साहब ने खुद कहा ना, ये तो बात की बात है अथर भाई, वो सारी बात। सर मैं 2018 के दिन, 2018 के इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बजट के लिए किस तरह हुआ, वो तो सारी चीजें बाद में है। मेरे लिए सबसे पहली बात यह है, क्या 2018 के इलेक्शन से पहले इन लोगों को जो पार्टी में शामिल करवाया गया वो गैर आईनी गैर कानूनी काम था या नहीं था? अब वो चाहे जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हो, मैं इसमें उन जनरल्स पे तो जा ही नहीं रहा। गैर आईनी गैर कानूनी काम था या नहीं था? मेरे ख्याल में किसी की भी पार्टी को तोड़ा जाए, चाहे काफ लीग बनाई जाए, चाहे नून लीग में किसी को शामिल करवाया जाए, ये तो गैर आईनी है। अब एग्जैक्टली कौन से बंदे थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी खान साहब को उस वक्त। ये तो मैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पर जो समझने की चीज ये है, वापस आ रहा हूं, आपके पास ही लेकर आऊंगा सवाल अथर भाई, आपके पास ही लेकर आऊंगा, क्योंकि जो मेरे प्रोग्राम की एस्टैब्लिशमेंट है ना, मेरे प्रोग्राम नहीं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं आपके पास। मेरे प्रोग्राम की एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ब्रेक ले लें, और जिस तरह खान साहब उनको ना नहीं कर सकते थे, मैं इनको ना नहीं कर सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी, अतर काज़मी साहब तबसरा कर रहे थे मौजूदा हालात के ऊपर। अतर साहब, गैर आईनी और गैर कानूनी चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी मैं बस छोटा सा अपना कंक्लूड इसको करता हूं कि देखें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत खान साहब को भी हासिल थी, दीगर लोगों को भी माजी में रही है, और मौजूदा जो इत्तेहाद आया वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट आपको कभी भी इलेक्शंस नहीं जितवा सकती, ये चीज है। जब आप इलेक्शंस में जाते हैं आपको अवामी ताईद हासिल होगी तो आप इलेक्शंस जीतेंगे। बाकी दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इमरान खान साहब झूठ पे बयानियां बनाते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात करवाएं, उनके साइफर का बयानिया और सारे बयानिए झूठे साबित कर दें। मेमो गेट भी तो इसी किस्म की एक चीज थी ना, और उसमें भी एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने और एक पूरे पैनल ने, एक पूरे कमीशन ने तहकीकात की थी, तो आप भी तहकीकात कर लें। और दूसरी चीज देखें, बयानिया क्या है, बयानिए में फर्क बुनियादी समझें। एक तरफ जाती नोया है, दूसरी तरफ खान साहब का ये है कि जो कुछ हो रहा है वो कौम के साथ हो रहा है, कौम को नुकसान हो रहा है। जब आपका जाती बयानिया ये हो कि जनाब सब कुछ मेरे साथ गलत हो गया, अगर आप मरियम बीबी के एक इंटरव्यू का आपने जिक्र किया, उस इंटरव्यू में भी वो ये बता रही है कौम को कि मैं इतनी मजलूम हूं कि वो जेल जिसमें लोगों को रोटी नहीं मिलती, मुनासिब कोई चीज नहीं मिलती, उस जेल में मुझे इस्त्री नहीं मिली, इस्त्री वाले में कपड़े नहीं पहन सकती थी, जेल के अंदर फ्राइंग पैन से इस्त्री करती थी। तो जब आपका ये लेवल, अमार साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं अतर साहब के बयानिया अगर झूठा है, अगर इमरान खान साहब का बयानिया झूठा है तो उसकी तहकीकात करके अवाम को बता दें कि जनाब ये झूठा बयानिया है, उनको एक्सपोज कर दें। जिनसे ये तहकीकात करवाने कह रहे हैं वो तो उनके ऊपर तो खुद आजकल इल्ज़ाम लग रहे हैं। देखिए बात ये है,
बहुत बारीक सा नुकता है। खान साहब वोट लेके इलेक्शन जीते, बहुत अच्छी बात है, ये जमहूरी तरीका है। अगर वो जीतते हैं, वोट ज़्यादा लेते हैं, उनका हक बनता है, हम सबको उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। लेकिन खान साहब कितनी बदकिस्मती की बात है, इलेक्शन जीत रहे हैं लेकिन उनका जमहूरियत पर ईमान नहीं है। वो पार्लियामान की बालादस्ती पे यकीन नहीं रखते। अगर रखते होते तो असम्बली से इस तरह इस्तीफे देते। अगर वो कोई वोट की इज्जत चाहते होते तो भाई पंजाब के अपनी असम्बलियाँ, अपनी हुकूमत इस तरह तोड़ देते, अवाम के मैंडेट को इस तरह टुड्डे मार देते। तो वो इस पे अभी भी मुझे बाज़-औक़ात लगता है कि खान साहब के ख्याल में, गुमान में ये बात है कि कहीं से एक ग्रीन सिग्नल आएगा, कहीं से एक कॉल आएगी और एक दफ़ा फिर वो बादशाह वक्त की मसनद पर बैठ जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों में जिसकी भी वजह से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। अब वो उस तरह का ज़माना नहीं रहा। लेकिन खान साहब ने ये बात नहीं सीखी कि वो पार्लियामान की इज्जत की कोई बात कर लें। जहाँ जहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स की बात हुई है, खान साहब वहाँ जो है, खान साहब ने अपना पॉलिटिकल स्पेस छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। पब्लिक की बात करें साहब आपका, आसमा शिराजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।